हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। दोस्तों देखिए दोस्तों, कल जो है कि आप लोगों से बात किए थे हिंदी के सिलेबस के बारे में, और जो है कि हम आपको बताए थे कि हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और जो है कि जो भी जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, और हिंदी का जो क्लास होती है उसमें रख दिया जाएगा, जो मैथ का होता है वो अलग रख दिया जाएगा, और क्लास वाइज रख दिया जाएगा, जिसमें आपको ढूंढने की कोई भी मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में, और संविधान का सबसे बेसिक से लेकर आखिर संविधान क्यों है, कहाँ से कैसे आया, क्यों ज़रूरी है, ये सब के बारे में एक अच्छी तरीके से आपसे बात करेंगे, और एक प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, संविधान को हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आखिर संविधान होता क्या है, क्या होता है संविधान। तो आपको उसकी परिभाषा बता दे रहे हैं कि वन लाइनर में, कि कोई पूछेगा तो आप जल्दी से बता देंगे। संविधान नियमों उपनियमों की लिखी हुई एक कॉपी है जो हमें बताती है कि सरकार कैसे चलेगी। क्या बोले हम? संविधान नियमों उपनियमों की लिखी हुई कॉपी है जो हमें बताती है कि सरकार काम कैसे करेगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो समूह में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं। यदि वो समाज में रहेंगे, इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, तो उन लोग में कोई नियम नहीं रहेगा, नियम कायदा कानून नहीं रहेगा, तो उसमें लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, मारपीट होंगी, यहाँ तक कि मर्डर तक भी होगा। तो इन सबको व्यवस्थित करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है। इन सबको क्या करने के लिए? व्यवस्थित करने के लिए सरकार का गठन किया जाता है। अब भैया ये बता दीजिए कि सरकार काम कैसे करेगी, ये भी एक तो प्रश्न उठ गया। सरकार काम कैसे करेगी? तो आपको पता है कि सरकार कैसे काम करेगी। यदि संविधान नहीं होता तो सरकार को भी नहीं पता होता कि उसके कार्य क्या हैं, वो क्या क्या काम करेगी। तो सरकार के काम, सरकार के क्षेत्राधिकार, सरकार के कहाँ तक उसके काम है, क्या क्या काम है, क्या करना है उसको, क्या उसको करना है, ये सब जो कार्य डिवाइड कर दिए हैं उस संविधान के बारे में एक अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और संविधान के माध्यम से ही सरकार अपना कार्य करती है, उससे ऊपर कोई कर नहीं सकता। और जो भी लॉ बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, वो संविधान के नीचे ही बनते हैं। जो संविधान से ऊपर बनेगा उसको काट दिया जाएगा, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए। संविधान एक ऐसी कॉपी है कि उससे ऊपर कुछ कानून बन ही नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बात करेंगे किसके बारे में? सरकार को। देखिए, इसके आप जो शॉर्ट में आपको लिख कर बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, एक अच्छी तरीके से चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बात करते हैं। देखिए, संविधान क्या होता है। संविधान तो हम आपको बताए थे कि संविधान नियमों, लिखते रहिएगा, नियमों और उपनियमों की लिखी हुई एक कॉपी है जो हमें बताती है कि सरकार काम कैसे करेगी। संविधान नियमों और उपनियमों की लिखी हुई एक कॉपी है जो हमें बताती है कि सरकार कैसे काम करेंगी।
अब सरकार का गठन देखते हैं। अब देखिए सरकार काम कैसे करेगी, ये हो गया। तो सरकार जो है कि ये संविधान में लिखे हुए जो भी कार्य हैं उससे ऊपर कार्य नहीं करेगी। जो भी कार्य लिखे हुए हैं उसके माध्यम से उसके अंडर में रहकर ही करेगी। ये आपको हम बता दिए अच्छी तरह से, और अपने लैंग्वेज में अच्छी तरीके से जो हम बोलें उसको आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में और अच्छी तरीके से, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब जो हम बताते हैं संविधान, अब जो है कि इसके बारे में बताते हैं संविधान के संविधान क्यों है। देखिए शासन के 3 अंग होते हैं। तो भैया बता दी कि जो सरकार के कौन कौन से अंग हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बोल दे रहे हैं, नहीं दिखाएगा तो बता लीजिएगा। पहला होता है कार्यपालिका, ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा होता है विधायिका, ठीक है। और तीसरा होता है, क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, और इसके बाद जो है कि आपको न्यायपालिका होती है। क्या होती है, न्यायपालिका होती है, ठीक ना मेरे दोस्तों। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शासन के क्या हैं, 3 अंग हैं। अब जो है कि ये जो शासन के 3 अंग हैं, इन तीनों के काम, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, इनके कार्य क्या होंगे, इनके काम क्या होंगे, इनके क्षेत्राधिकार क्या होंगे, इनकी क्या शक्ति होगी, इसकी क्या शक्ति होगी, इसकी क्या शक्ति होगी, हर चीज़ आपको एक प्रॉपर में बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी शक्ति क्या होंगी, इनके क्षेत्राधिकार क्या होंगे और इनके क्या क्या काम होंगे, इसके बारे में कहाँ लिखा है, संविधान में लिखा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। और एक अच्छे वे में जानेंगे। अब देखिए, अब कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आते हैं, अब इस ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या डालेंगे, कार्यपालिका, अब भैया बताइए कि हमको कार्यपालिका के अंदर क्या क्या होते हैं, किसको किसको पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि कार्यपालिका के अंदर पहला तो आता है राष्ट्रपति, पहला क्या आता है, राष्ट्रपति आता है। दूसरा आता है उपराष्ट्रपति, और तीसरा आता है प्रधानमंत्री, और चौथा आता है उप प्रधानमंत्री। और ये दोनों जो है कि किसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, और जो है कि इसके अंतर्गत जो भी कौन आते हैं, मंत्रिपरिषद। और एक ठीक इसमें आते हैं एक ठो महान्यायवादी, ये भी किसके अंदर आते हैं, कार्यपालिका के अंदर आते हैं। अब ये यही बता रहा है कि राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, उपराष्ट्रपति क्या कहाँ तक काम होंगे, प्रधानमंत्री क्या काम होंगे, उप प्रधानमंत्री क्या काम होंगे, महान्यायवादी काम होंगे। सारे काम जो है कि इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, यहाँ तक कि इनके चुनाव होंगे या निर्वाचित होंगे, ये हर चीज़ मनोनीत होंगे, ये हर चीज़ किस में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। और एक एक चैप्टर है, ये सब एक एक चैप्टर है, और आपको एक अच्छे तरीके से बताएंगे जब चैप्टर चलेगा तब। ये तो इंट्रो क्लास है, ठीक है। और दूसरा आता है
इसके बाद जो है कि दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या आता है मेरे दोस्तों, दूसरा आता है आपका विधायिका। दूसरा क्या आता है, विधायिका। दूसरा क्या आता है, विधायिका। अब विधायिका क्या होती है, विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं, पहला तो आते हैं क्या, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें आते हैं। पहला जाते हैं लोकसभा, लोकसभा, और जो है कि दूसरा आती है राज्यसभा, राज्यसभा। तीसरा आता है तीसरा आता है आपका क्या, राज्यपाल, राज्यपाल। और चौथा आपका आता है विधानसभा, विधानसभा। और जो है कि पांचवा आता है विधान परिषद, परिषद। ये सब जो भी आते हैं, अब इनके भी जो लोकसभा के अंतर्गत कितने जो है कि व्यक्ति होंगे, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे, इनके कार्य क्या होंगे, इनके कार्य क्या होंगे, इनके विधायक या सांसद का कितना वेतन भत्ते होंगे, हर चीज़ किस में लिखा है, संविधान में लिखा है। ये नहीं कि अपने बेबुनियादी मतलब कि जो हो गया भैया ये देंगे, इस बार इतना तय हुआ है, ये वाला कुछ नहीं चलता है। सब कुछ संविधान के अंदर की जितना भी दुनिया मतलब भारत में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य किसके अंतर्गत होते हैं, संविधान के अंदर ही होते हैं। ये नहीं कि हम ऊपर हवाई नहीं बात करनी है कि भैया दापारी हमको सांसद बना दो, आपको इतना वेतन देंगे, इतनी फैसिलिटी देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। यहाँ तक कि ये भी लिखा होता है कि सांसद या विधायक जो होते हैं, जो 15% आपको बताएंगे कि वो उनके जो गाड़ी बंगले नौकर चाकर जो दिए जाते हैं, ये भी संविधान में लिखे गए हैं। हर चीज़ एक एक बातें लिखे गई हैं। ऐसे नहीं कि इस तरह लिखा गया है, हमारा संविधान बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद जो है कि आखिरी आता है आपका क्या, न्यायपालिका। क्या आता है, न्यायपालिका। तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंदर कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय जिसको बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। एक तो होता है उच्च न्यायालय, इसको उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय। इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ऐसे, देखिए इसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट यानी मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और चौथा क्या होता है, लोकल कोर्ट, जो कि तहसील वगैरह में होती हैं, जो ज़िले में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। वो 4 ठो ये जो आते हैं किसके अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो है कि आपको बताना चाहेंगे कि अब क्या होता है, आखिर कैसे क्या होता है। अब देखेंगे कि संविधान क्यों है, ये तो समझ लेंगे संविधान क्या है, इसके बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन अब पढ़ेंगे कि संविधान क्यों है। क्या तो सब बता देते हैं, लेकिन क्यों है ये बहुत कम लोग बताते हैं। ये भी आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए इसको जो है कि वो कर देते हैं, लिखिए संविधान क्यों है, संविधान क्यों है, ये बताइए भैया हमको, आखिर संविधान क्यों है, ठीक है। संविधान क्यों है, तो आपको एक पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लीजिए। भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी, भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी, भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। ये तो चल ही नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं। भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी। कौन थी,
1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कौन थी? उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ये जो राजनीतिक पार्टी थी ए.ओ. ह्यूम, इसका डिमांड क्या था? कब से कब तक? 1885 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक। कितना तक? 1829 ईस्वी तक इसका डिमांड क्या था? इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ यही थी स्थानीय स्वायत्तता की। किसकी क्या थी? स्थानीय स्वायत्तता। अब देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, समझेंगे तभी आपको काम होगा। ये नहीं कि जो कहानी वाज रहे थे भैया समझ लिए, लेकिन यही सब जो एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पहली राजनीतिक पार्टी क्या थी, कि संविधान के बारे में कि कौन जो है कि बात किया था, इसके बारे में आप लोग से बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी? 1885 से 1829 तक जो ए.ओ. ह्यूम जो कि राजनीतिक पार्टी थी, इसकी डिमांड किससे? अंग्रेज़ों से यही थी कि हमको स्थानीय स्वायत्तता चाहिए। तो भैया बता दें कि स्थानीय स्वायत्तता क्या होता है? स्थानीय स्वायत्तता तो मांग थी, अब ये बताइए कि स्थानीय स्वायत्तता होता क्या है? तो काम फंस गया और कोई बताता भी नहीं है, बस इस तरह फैक्ट बताकर उड़ जाता है। आप लोग भी भैया हाँ करते रह जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बताया जाए कि स्थानीय स्वायत्तता क्या है, उसके बारे में एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है, अब जो है कि देखिए स्थानीय स्वायत्तता, देखिए उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले देखेंगे हम लोग कि भारत में विषय बनाने के जो विषय या कानून के विषय को अंग्रेज़ों ने दो भागों में डिवाइड किया था। अब क्या, भारत में जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं या कानून के जो विषय हैं, जैसे मतलब कि हमारे जो कार्यपालिका के विषय क्या होंगे, न्यायपालिका के विषय क्या होंगे, वही सब की बात सब कि उसके कार्य क्या होंगे, उसके जो विषय थे उनको अंग्रेज़ों ने दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में जो कि डिवाइड किया था। वो डिवाइड क्या क्या था? एक तो था क्या आपका, एक तो आपका क्या था? हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय था, एक तो हस्तांतरित विषय था। दूसरा था आपका आरक्षित विषय। दूसरा क्या था? आरक्षित विषय था। ठीक ना मेरे दोस्तों? अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसको समझते हैं। एक तो क्या था? हस्तांतरित विषय था, और दूसरा क्या था? आरक्षित विषय था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग से अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, और जो कि हस्तांतरित विषय में, अब इसके बारे में जानते हैं। अब इसको समझते हैं यहाँ पे कि हस्तांतरित विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे। हस्तांतरित विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? जैसे इसमें जो आते थे ना, इसमें आते थे आपका क्या? नाला, कूड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य आता था। फिर उसके बाद जो है कि कूड़ा, शिक्षा आती थी। फिर उसके बाद कृषि भी आती थी। मतलब और बहुत सारे थे। इतना समझिए, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें नाला आते थे, कूड़ा आता था, शिक्षा आता था, स्वास्थ्य आता था और कृषि आती थी। ठीक ना? तो इसमें जो है कि ये मतलब कि जो विषय ये थे
ये जो विषय थे जिन पर पैसा खर्च करना होता है, जैसे कि नाला को साफ़ करवाएंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, देश में जितने भी नाला होते हैं उसमें खर्च होगा। कूड़ा को भी आप साफ़ करवाएंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे उसमें भी पैसा खर्च होगा। और जो शिक्षा है, शिक्षा पर जितना सरकार देगी, जितने भी पैसा देगी उस पर भी खर्च होगा। और जो है कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च होता है, कृषि पर भी पैसा खर्च होता है। मतलब जितने भी पैसे खर्च करने वाले विषय थे वो किस में थे? हस्तांतरित विषय में थे, हस्तांतरित विषय में थे ये सब सारे चीज़, ठीक है। और दूसरा होता है और दूसरा क्या? आरक्षित विषय। दूसरा क्या है? दूसरा है आरक्षित विषय। दूसरा क्या है? आरक्षित विषय। दूसरा क्या था? आरक्षित विषय था। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे? इसमें आते थे आपका क्या? वित्त आता था। इसमें क्या आता था? वित्त। इसमें आता था वित्त, आपका आता था। शासन आती थी। शासन मतलब क्या? शासन, या इसी को पुलिस भी आती थी, पुलिस आता था। फिर उसके बाद जो है कि इसमें न्याय आते थे, न्याय। फिर उसके बाद जो है कि जितना भी ये सब पुलिस, फिर उसके बाद जो है कि राजस्व। उसके बाद राजस्व आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। तो जितने भी विषय वित्त आते थे, वित्त मतलब फाइनेंस, मतलब कि फिर शासन, जिसमें शासन करना है, और जिसमें न्याय आते थे, राजस्व आता था, ये जितने भी सब्जेक्ट थे आरक्षित विषय में थे। अब आपको एक बहुत ही यहाँ पे ध्यान से बात सुननी है, उसको समझना है। देखिए अंग्रेज कितना बुद्धि और से काम करते थे, इतना बुद्धि से काम करते थे कि क्या बताएं। तो अंग्रेज की जो पार्टी थी जो इसमें शासन कर रहे थे, उसमें भारतीय नेता भी थे। कौन थे? भारतीय नेता भी थे। अब तो आपको ये बताना चाहिए, जो एडमिशन थे भारतीय नेता जो अंग्रेज़ों में जो कि एडमिशन मतलब कि रहते थे, अंग्रेज कितना चालाकी वाला बात करते थे कि जितने भी नाला, कूड़ा करकट, ये जब जितना भी कृषि वगैरह है, जितना भी जिसमें पैसा खर्च होता है, ये सारी चीज़ें हस्तांतरित विषय किसको दे दी थी? भारतीय नेताओं को दे दी थी। कितना चालाक थे कि मतलब कि जितना भी पैसा उनको देंगे वो सब क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। नहीं खर्च करेंगे तो पूछेंगे। तो ये जो जितना भी पैसा खर्च करने वाले विषय थे भारतीय नेता को थे। और ये भी वित्त, और जहाँ से पैसा आता है हमेशा रेवेन्यू होता है, जो न्याय से भी पैसा आ जाएगा, पुलिस विभाग से भी पैसा आ जाएगा। वित्त तो आता है, राजस्व तो बहुत आते हैं। तो जितना भी जहाँ से पैसा आता है वो सारे विषय आरक्षित विषय में थे। आरक्षित विषय किसका था? अंग्रेज़ों का था। कितना चालाक थे वो, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब जो है कि यहीं पे अब इसको अब देखें, हाँ अब क्या बता रहे थे, इतना हो गया। फिर उसके बाद जो है कि आप समझ लीजिए यहीं पे, आप समझ लीजिए यहीं पे। तो अब जो है कि अब जो भारतीय नेता थे वो इंग्लैंड जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, तो वहाँ पे देखते थे कि जो वहाँ के ब्रिटेन के नागरिक हैं, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं उनको बहुत सारी स्वतंत्रताएं थी, बहुत सारे उनको अधिकार थे, उनको बहुत सारे अधिकार थे। तो ये लोग जाकर देखते थे कि भैया वहाँ पे तो अच्छे से मतलब कि जो नागरिक एक अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। हेलो दोस्तों, है थोड़ा देख लीजिए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, और जो है कि आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर जो जाते थे तो वहाँ पर देखते थे कि बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे वो हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिक वहाँ पर देखते थे और नेता जो देखते थे, तो उन लोगों के मन में आया कि अब क्या होगा। तो वो आए यहाँ पे और कहते थे कि भैया, अंग्रेज़ों से जब मांग चलने लगी, जानते हैं जब क्रांतिकारी हो गया 1857 की बहुत सारी, तो वो जो नेता थे आकर अंग्रेज़ों से बोले कि भैया हम लोग को क्या कर दीजिए, स्थानीय स्वायत्तता दे दीजिए। आप लोग जानते हैं 1885 से 1929 तक क्या थी मांग, क्या थी? स्थानीय स्वायत्तता की थी। तो वो लोग कहते थे कि भैया हमको स्थानीय स्वायत्तता दे दीजिए। स्थानीय स्वायत्तता का मतलब यही होता है कि जो हस्तांतरित विषय थे और जो आरक्षित विषय थे, ये दोनों जो है कि भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए। आप लोग यहाँ पे रहिए, आप लोग अच्छे हैं, हमको स्वतंत्रता मत दीजिए, लेकिन स्थानीय स्वायत्तता दे दीजिए। मतलब कि जितने भी आरक्षित विषय हैं, जितने भी हस्तांतरित विषय हैं,
उन सारे विषय को भारतीयों को दे दीजिए, क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। वो कहते थे कौन, भारतीय नेता, किससे, अंग्रेज़ों से। और जो है कि आप यहाँ पर रहिए, हम लोग को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, आप जो है शासन कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरह राज्य के जितने भी हैं सब कुछ हमको दे दीजिए। जो प्रांतीय लेवल के जो प्रांत होंगे, जो राज्य होंगे, अपने हिसाब से अपने कानून बनाएंगे। ये सब जो है कि स्थानीय स्वायत्ता यही होती है कि मतलब कि क्या होता है, दोनों विषय पर, हस्तांतरित विषय और कि आरक्षित विषय, दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है कि यदि भारतीय नेता को मतलब भारतीयों को मिल जाता तो उसी को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वायत्ता की मांग थी। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब जो है कि एक आखिरी पॉइंट आखिरी बात बताना चाहेंगे। तो इसी तरह जो अंग्रेज थे ना, जो ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, कनाडा था, ठीक ना मेरे, न्यूजीलैंड था, जितने भी देश थे इनको स्थानीय स्वायत्ता प्राप्त हो गई थी बहुत ही पहले 1700-1800 ईस्वी में। तो अंग्रेज जो कांग्रेस था, कांग्रेस कह रहा था कि हमको भी स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए। तो भाई साहब वो जो है कि मतलब कि अंग्रेज दे ही नहीं रहे थे। तो अब आया किसको, भारतीय नेता को बहुत गुस्सा आया, कहीं भैया आप करें क्या। तो वो कहने लगे कि हम लोग अब क्या करेंगे, मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमको अब स्थानीय स्वायत्ता नहीं चाहिए, अब डायरेक्ट हमको 1829 से के बाद, किसके बाद, थोड़ा सा बस एक पॉइंट है समझ लीजिएगा, 1929 ईस्वी के बाद जो है कि हमारे जो नेता थे, हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, 1930 में इनकी मांग क्या हो गई, स्वतंत्रता की, डायरेक्ट स्वतंत्रता। अब हमको क्या चाहिए, स्थानीय स्वायत्ता नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता दे दीजिए, आप लोग हमारे देश से तुरंत निकल जाइए। ये मांग थी कि हम लोग को पूरा राज्य व्यवस्था हमको दे दीजिए, आप लोग भारत से निकल जाइए। ये स्थानीय स्वायत्ता अब नहीं मांग रह गई थी, क्या रह गई थी, स्वतंत्रता रह गई थी। ठीक ना मेरे दोस्तों। तो वही स्थानीय स्वायत्ता होती है, वही वो होता है। और इसी के बाद साथ आप लोग जान गए हैं। और जो है कि हाँ, और जो कांग्रेस था ना, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया कि भैया अब हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्थानीय स्वायत्ता नहीं चाहिए। और इसके बाद जो है कि बहुत ही लाजवाब ढंग से, बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको बताया जाएगा कि आखिर कैसे हुआ, आखिर कांग्रेस कितना औकात था, क्या उसका हस्तक्षेप था हम लोग के भारत को मतलब कि वो करने में, आज़ादी के लिए। इसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हर सुबह 8 बजे, और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। ऐसे यदि आप पढ़ लेते हैं 1-2 महीने, संविधान में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। ठीक ना मेरे दोस्तों। आप लोग एक अच्छी तरीके से बने रहिए और इसी तरह प्यार और जो है कि देते रहेंगे मेरे दोस्तों। और जो है कि ये मेरा जो है कि फर्स्ट चैनल बनाया है, इसी के साथ दोस्तों जो हमारा आरके हिंद एजुकेशन चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। और अच्छे तरीके से जो है कि देखिए, जो भी आपको डाउट हैं, जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है, जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको कमेंट में करके आप पूछिए कि भैया ये हमको समझ में नहीं आया है, इसको आप सही से समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए, उसको हम एक अच्छी तरीके से फिर से समझाएंगे। अब बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी क्लास थी, कैसा रिस्पॉन्स था, इसको ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय आरके हिंद, जय भारत।